यानी कि कथन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कथन निष्कर्ष के और कथन धारणा के, कि कोई भी कथन होता है तो उसमें एक पूर्वानुमान हम पहले ही लगाते हैं। पूर्वानुमान पूर्व धारणा कि रिजल्ट को देख करके हम ये कहें कि लगातार प्रैक्टिस को देखते हुए कि ये सिलेक्शन ले लेगा या फिर ये सिलेक्शन नहीं लेगा, ये पूर्वानुमान है, हमारे पूर्व धारणा है। आते समय बिल्ली रास्ता काट गई तो मन में एक पूर्व धारणा बनी, पूर्वानुमान आया कि यार काम सफल नहीं होगा। आता है कईयों के ऐसे, तो इसको ही पूर्वानुमान ही कहते हैं। इसको अपन कि हम पहले एक अनुमान लगा लेते हैं हम। हालांकि कई समाज में गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं, तो अपन ये नहीं है कि उन धारणाओं को कोई समर्थन कर रहे हैं अपन उन चीजों को अपन, मगर पूर्वानुमान पूर्व धारणा क्या होती है थोड़ा दिमाग में अपन क्लियर रखें अपन। यहां पर कल हमने कथन निष्कर्ष के ही स्पेशली क्वेश्चन किए थे, आज कथन पूर्व धारणा पूर्वानुमान के क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन तो अपने पेपर में भी देख भी लिया। पूर्वानुमान में अगर जो है ये क्वेश्चन लेते हैं आरएस 2018 का, और जितने भी हमें अब तक के मिले होंगे, आपको कोई भी मिलता है यहां क्लास में होने के बाद, कोई से भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाना चाहिए और क्लास में बहुमत से सॉल्व होगा, ये मैं आपको कह देता हूं कि चैप्टर कितना ही टफ हो रीजनिंग का, क्योंकि इसको भी टफ चैप्टर में मानते हैं कई स्टूडेंट कि सर ये वाला चैप्टर करा दो आप तो हमें। और राजस्थान पुलिस का कईयों का अगर एग्जाम हो तो पहले बता दूं, राजस्थान पुलिस के पेपर में लास्ट ईयर 50% क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर के थे, 12 क्वेश्चन। तो कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है, ऐसे 2018 में रेलवे के जो पेपर हुए थे उनमें 7-7, 8-8 क्वेश्चन इसी चैप्टर के आगे थे। यानी कि इस चैप्टर को स्किप करके काम नहीं चलेगा। कभी एक दो आते हैं तो कभी इनकी संख्या काफी ज्यादा भी होती है, और स्किप करने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहां कथन पूर्वधारणा में कथन में कहा गया यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। इस कथन के अंदर एक आश्चर्य है कि कोई मोटा व्यक्ति अगर तेजी से दौड़ रहा है तो उसको देख करके किसी का एक कथन निकला कि यद्यपि ये मोटा है फिर भी तेज दौड़ रहा है। तो इस कथन के कहने के पीछे क्या कल्पना उसके दिमाग में है, उसकी क्या धारणा रही होगी कि उसके मन में ये निकला। क्योंकि सामान्यतः मोटे व्यक्तियों को तेज दौड़ते हुए नहीं देखा जाता है, तो जब उसने मोटे व्यक्ति को तेज दौड़ते हुए देखा तो उसे आश्चर्य व्यक्त हुआ। तो इस कथन के अंदर जो धारणा है, ये दो धारणाएं हैं, और इन दोनों धारणाओं में से ये धारणा है सही कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि सामान्यतः तो ऐसा होता नहीं है, और फिर यदि किसी मोटे व्यक्ति को तेज दौड़ते हुए देखा गया तो ये कथन निकला है। पहली वाली बात कि मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो ये गलत है। मोटा होने से मांसपेशियों के कमजोर होने का कोई लिंक नहीं है, और ना कथन के कहने वाले के दिमाग में इतनी साइंस भरी थी। उसके दिमाग की जो पूर्वानुमान परिकल्पना है वो परिकल्पना ये है कि आप अगर आश्चर्य व्यक्त करके किसी को ये कह रहे हैं तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में ये था कि सामान्यतः तो ऐसा होता नहीं है, मगर उसने देखा कि भाई इस तरीके से मोटे व्यक्ति को दौड़ते हुए, तेज दौड़ते हुए, तो उसको अजीब लगा, उसने आश्चर्य व्यक्त किया। तो यहां पर सेकंड नंबर राइट है, यानी कि आंसर इसमें टिक करना था ये वाला। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पीटीईटी के 2024 का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। और पीटीईटी में नहीं, सेम क्वेश्चन रेलवे के पुराने पेपर में आया हुआ डिक्टो बिल्कुल। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है, और आगे भी एग्जाम में हो सकता है आपको बिल्कुल सेम देखने को मिले। कलकत्ता से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। कई बार हमें किसी जगह पे जाते हैं तो कोई हमें सलाह के रूप में कहता है कि यहां से बस लगेगी तो आप वहां पहुंच जाओगे, आप यहां से ट्रेन इतने बजे जाती है वहां पहुंच जाओगे। कि हम किसी मामा के घर पे गए या चाचा के हैं, कहीं पे अपन गए मिलने वाले के, उसने अपने को सलाह दी। अगर कथन में ये कहा गया कि कलकत्ता से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं, तो इस कथन के अंदर क्या समझा जा सकता है, क्या बात छिपी हुई है, क्या धारणा है इसके अंदर। फर्स्ट, कलकत्ता और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, ये इसके अंदर पता लगता है। इस बात के अंदर बिल्कुल पता लगता है।
कि कोई अगर हमें कह रहा है कि कितने बजे की ट्रेन है, यहां से आप जयपुर पहुंच जाओगे, यहां से आप दिल्ली चल जाओगे, तो इसका मतलब है कि ट्रेन से वो शहर जुड़े हुए हैं। तो वैसे यहां पर कलकत्ता और मुंबई जो है वो हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। दूसरी वाली बात, कलकत्ता से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है, ये भी उसका अर्थ निकल रहा हूं, है क्या ऐसा अर्थ? कोई नहीं है। तो इसके अंदर केवल फर्स्ट सही है, ये आंसर टिक करना था। केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके अंदर अपन। और अगले क्वेश्चन में अब लेते हैं ये वाला क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल के मेंस पेपर में 23 में आया था। कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। कि मोबाइल की जो लत है उसमें काफी समय, घंटों व्यतीत जब कोई विद्यार्थी करते हैं तो वो समय पढ़ाई से कम हो जाता है कि भाई पढ़ाई करने का जो समय था वो उसमें चले गया। हाँ, लिमिटेड अगर कोई चीज रखी जाए तो हालांकि वो नुकसान नहीं होती है, मगर आदत बुरी होती है। कि कई विद्यार्थियों को मोबाइल्स गेम खेलने की आदत पड़ गई और वो इसी कारण खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। अगर कथन में इस समस्या को जाहिर किया गया तो एक आम समस्या है, और आपने इसको ये नहीं कि प्रश्न के अंदर पहली बार सुना होगा, ऐसी चीजों को आपने इससे पहले भी सुना होगा। जब आपको ऐसा कोई कहता है तो उसके पीछे उसके मन में क्या परिकल्पना, क्या समझाना चाह रहा है वो आपको, क्या इसके अंदर अनुमान मान के चलते हैं, क्या डर है उसको आपको ये समझाने के पीछे, तो अनुमान समझते हैं क्या है। कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोबाइल्स गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। दो चीजें हैं, दोनों में से कोई एक अगर आपको सही करना हो, एक हिंट के रूप में मैं आपसे कहूं, तो आप बताओ दोनों में से कौन सा जो है वो यहां पर सही करोगे? पहला वाला। इसके अंदर इसका यही आंसर दिया गया था, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। मगर लग तो जैसे ये भी सही रहा है कि भाई खराब शैक्षिक प्रदर्शन के लिए ऊपर कथन में कहा तो था। तो खराब शैक्षिक प्रदर्शन में और अनुत्तीर्ण होने में फर्क होता है। कि आपके कट ऑफ गई 60%, आप लेके आए 55%। कोई भी परिजन हमें ये तो कहेंगे कि ये प्रदर्शन सही नहीं है। भाई मेन चीज तो सिलेक्शन होना चाहिए, बात अनुत्तीर्ण की तो नहीं है। बात यह है खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं, इसका मतलब यह है कि जितना अच्छा स्कोर होता था या होना चाहिए वो नहीं हो रहा, चाहे अनुत्तीर्ण ना हो। तो वहां पे खराब शैक्षिक प्रदर्शन की बात लिखी थी, मगर यहां पर खराब शैक्षिक की जगह यहां पर सीधे सीधे अनुत्तीर्ण होने के लिए कहा गया, जबकि वहां उसका उद्देश्य वो नहीं था। वहां पे उसने कहा था कि इससे खराब शैक्षिक प्रदर्शन होता है जब मोबाइल्स गेम खेलने की आदत पड़ जाती है, उस वजह से। तो यहां पर जो अनुत्तीर्ण का, इस वजह से ये कथन से पूरी तरह से रिलेट नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया जाएगा। इसके बाद में ये थोड़े से नजदीकी होते हैं, कई बार निष्कर्ष या पूर्व धारणा, कई बार तो बड़ा आसान होता है कि ये सही ही है, ये गलत ही है। इसमें मैंने हिंट दिया इसलिए शायद ज्यादा आपके लिए आसान रहा। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। कथन में कहा गया कि एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, लेखक को बताया, महोदया आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है। हमें अत्यंत अफसोस है कि जब हम कोई किताब लेते हैं तो वो जिस लेखक की है उसका नाम लिखा होता है। यदि वो नाम गलत स्पेल हो जाए, ये जो नाम था उसकी जगह गलत स्पेलिंग हो जाए उसकी, तो उसका अफसोस व्यक्त किया गया है संपादक के द्वारा, पब्लिशर जिसने किताब को छापा। धारणा पे आते हैं। पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। क्या ये जो अफसोस व्यक्त किया गया संपादक के द्वारा, पब्लिशर के द्वारा, वो इस वजह से था कि पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण होता है? तो बिल्कुल सही बात है। ये धारणा इस कथन के अंदर हमें महसूस होती है, दिखाई देती है ये
कि अगर अफसोस व्यक्त किया गया किसी संपादक के द्वारा उस लेखक के लिए जिस लेखक की किताब थी और उसका नाम सही स्पेलिंग नहीं हुआ, तो उसको अफसोस हुआ, होना भी चाहिए, क्योंकि पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण होता है। पहली बात सही है। दूसरी बात, पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना आवश्यक नहीं होता है। ये ऐसा निष्कर्ष या धारणा है जिसमें कोई हिंट की जरूरत आपको नहीं है। ये बड़ी आसानी से इसको आप गलत कर सकते हैं। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट या धारणा फर्स्ट सही है, ये इसके अंदर आंसर देंगे अपन। और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और अब ये वाला क्वेश्चन जो है लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। कि अगर कोई कंपनी में बात कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय हैं, कोई ऑनर हैं, कोई वित्तीय सलाहकार हैं कंपनी के, और उनकी बातचीत के अंश को अगर हम यहां पर कोट करें, क्योंकि ये बातचीत के अंश वहां से हैं कि विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है, तो विज्ञापन हम भी जानते हैं कि विज्ञापन जो है किसी भी उत्पाद के लिए हमने बहुत देखे होंगे। हमने चाहे सोशल मीडिया हम चलाते हैं उस पर भी देखते हैं, चाहे हम टीवी देखते हैं उस पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, या फिर हम होर्डिंग्स वगैरह के रूप में गलियों में या फिर सड़क पर भी देखते हैं हम। तो विज्ञापन जो है एक अच्छी रणनीति हो सकती है बिक्री के लिए। तो ऐसा होता होगा तभी तो ये सारी चीजें होती हैं, नहीं तो विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कौन करेगा। क्योंकि आज अगर कोई भी न्यूज़पेपर में अगर फ्रंट पे कोई एड यदि 3x2 की भी आती है तो उसकी कीमत 55 लाख रुपए से ऊपर होती है। अब इतनी कीमत यदि कोई प्रोडक्ट के लिए अगर दे रहा है और प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है मात्र 300 से 500 रुपए में, तो वो तभी तो पहुंच रहा है ना जब विज्ञापन से उनको फायदा हो रहा है और उसकी वजह से उनकी बिक्री इतनी बड़ी कि वो 300 या 500 रुपए में कोई सामान बेच भी रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उससे फायदा उठाया। क्योंकि प्रोडक्ट यदि कम बिका है 100 बिका है अगर, तो प्रॉफिट बहुत कम है, मगर ऐड देने पे यदि उसकी 50,000 या 70,000 की सेल है तो खर्चा भी निकल गया और प्रॉफिट भी आ गया। तो कुल मिलाकर विज्ञापन को हम आमतौर पर भी देखते हैं कि विज्ञापन जो है वो किसी भी कंपनी के कोई उत्पाद की वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो यहां पर इस कथन के अंदर क्या धारणा है कि विज्ञापन जो होते हैं ये बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। कि कोई कंपनी का उत्पाद उसने लॉन्च किया तो विज्ञापन के माध्यम से उस उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाते हैं विज्ञापन। क्या ये इस कथन की धारणा है कि नहीं है? है, बिल्कुल सही बात है कि जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन की जो एक इनकी रणनीति है, वो रणनीति ये है क्योंकि ये बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कि कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही उनको खरीद लेगा, ये उनके दिमाग में कतई नहीं है। उनको भी ये चीज पता है कि अगर विज्ञापन दिया गया तो विज्ञापन देखने वाला प्रत्येक खरीदेगा, ये इस कथन के अंदर धारणा में कतई नहीं है। ये गलत बात है। यहां पर पहली वाली बात सही है कि विज्ञापन अगर दिया गया है तो विज्ञापन देने से जो उनका उत्पाद है उसके बारे में बहुत से लोग हैं जो कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम होंगे विज्ञापन को देखने के बाद। तो ये कथन से रिलेटेड है ये वाला। तो पहला इसके अंदर सही है, आंसर इसके अंदर दे देंगे ये वाला। यहां पर ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर क्वेश्चन की संख्या जितनी बोर्ड पे चलेगी उतना फायदा है। न्यायवाद का ऐसा चैप्टर था जिसके लिए मैंने कहा था 3 कथन 7 निष्कर्ष 15 एग्जाम्पल। उसके बाद आप ज्यादा उस तरह के प्रश्नों को बोर्ड पे नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि बार बार वही चीज चलती है, जबकि इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। यहां पे हर क्वेश्चन नया लगेगा, हर क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलेगा। मगर हाँ ये है कि जितने भी क्वेश्चन हम यहां पर विशेष तरीके से धारणा के या फिर निष्कर्ष के करते जा रहे हैं, उससे आप जो भी पेपर या कोई भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन करोगे, आपका जो सही होने का प्रतिशत रेशो है वो बहुत अच्छा होने वाला है आपका।
अगर ये वाली परिकल्पना समझें कि कथन में किसी ने अगर ये कहा कि कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है, कि कोई अगर ये कहता, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर कठिन परिश्रमी कोई व्यक्ति है तो उसके पहुंच से बाहर फिर कोई भी चीज नहीं होती, अगर कठिन परिश्रम करेगा तो हर चीज प्राप्त कर सकता है वो। तो यहां पर परिकल्पना, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ये सही होगा, यही ये कथन समझाना चाहता है। जो कठिन परिश्रम नहीं करते, बस जैसे ये कह दिया इसको गलत कर देना। जिस बारे में बात की गई कि जो योग करते हैं, जो जिम करते हैं, जो सेब खाते हैं, जो भी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, उनके अपोजिट लोगों के लिए कभी भी कोई बात लिखी हो, चाहे वो सामान्यतः सही लगती हो, मगर यहां कभी नहीं करनी, क्योंकि बात की गई थी कठिन परिश्रमी लोगों के लिए। जो कठिन परिश्रम नहीं करते उनके लिए क्या यहां पर सलाह दी गई है या कैसा होता है, उसको हम यहां पर कथन से रिलेट नहीं मानेंगे हम। तो सेकंड नंबर गलत है, फर्स्ट नंबर सही है। कथन पूर्व धारणा के बाद थोड़े कुछ क्वेश्चन कथन में लगातार लेते हैं कथन कार्रवाई के। कथन कार्रवाई का एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जो बहुत ही आसान है। तेज गति से जाने वाले वाहन द्वारा 5 स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में हाईवे की ट्रैफिक को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। यहां कथन कार्रवाई के अंदर कथन में कोई ना कोई समस्या होती है, और ये समस्याएं वो होती है जो न्यूज़पेपर में या आसपास आपने जरूर सुनी होगी, और जो सॉल्यूशन न्यूज़पेपर में उसका लिखा होता है या आसपास आप देखते हैं, बस वही सॉल्यूशन यहां भी चुनना। तो ये चीजें वही है जो आसपास हमने देखी कि अगर किसी हाईवे को जाम कर दिया गया इसलिए क्योंकि किसी तेज गति से जाने वाले वाहन ने 5 स्थानीय लोगों की उनकी वजह से मौत हो गई, तो उसके विरोध में हाईवे की ट्रैफिक को रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। तो अब इस जाम को कैसे खुलवाया जाता है फिर, क्योंकि ये समस्याएं कई बार देखी होगी आपने। तो फिर क्या किया जाता है, कार्रवाई फर्स्ट होती है, कार्रवाई सेकंड, ये देखते हैं। कार्रवाई फर्स्ट, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी चाहिए। दूसरी बात है, पुलिस को गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देके और मौके पर पुलिस कार्मिक तैनात करके भीड़ की भावनाओं को शांत करना चाहिए। दोनों सही है या कोई एक सही है? तो इसमें केवल सेकंड सही है। और अगर समस्या गंभीर होती और समस्या में यह लिखा होता कि हाईवे की ट्रैफिक को रोक लिया गया, आने जाने वाले वाहनों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में लूटपाट की गई, तब भी कार्रवाई केवल ये वाली होती है, तब तो ये भी सही होती, फिर फर्स्ट वाली भी सही होती है। डिपेंड करता है, समस्या जो होगी इलाज भी उसी तरीके से होगा उसका। तो अभी जिस तरह की समस्या थी उसके अकॉर्डिंग यहां पर सेकंड वाली जो कार्रवाई है वो उचित है। अब इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, आरएस परीक्षा 2018। देखो एक बार क्वेश्चन देखें। कल जेल प्रहरी का एग्जाम है, तो आप में से क्या कई कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो छुट्टी पर रहेंगे? कितने स्टूडेंट हैं, हाथ खड़ा करेंगे एक बार। अच्छा, लगभग 10 एक स्टूडेंट हैं। तो देख लेंगे फिर, या तो कल की छुट्टी कर दें फिर, क्योंकि संख्या फिर काफ़ी कम रहेगी तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा करेंगे अपन, कल की तो छुट्टी रख देंगे और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रहेगी सोमवार की, ठीक है ना। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कथन में है कि कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। कि कंपनी है जिसमें कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनको पता लगा कि कंपनी की नई भर्ती नीति आई है, तो उस भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में
कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। दोनों गलत हैं। कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए, और दूसरा है इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। दोनों गलत है यहाँ पे। देखो, कोई भी रूल्स जब बनते हैं तो ऐसे कोई रूल्स नहीं है जिन पर कि विरोध नहीं होता हो। कानून कैसे भी हो, किसी के लिए वो अच्छे होते हैं, किसी के लिए बुरे होते हैं। वो जब भी कोई नियम कानून पास किए जाते हैं संसद के द्वारा भी या कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी, तो उसमें कुछ लोग उससे खुश होते हैं, कुछ लोग उससे नाखुश होते हैं। मगर यह नहीं होता कि कानून बनने पर या उसके विचार चलने पर जैसे ही विरोध हो तो उसको तुरंत वापस ले लें। और यह भी नहीं होता कि जो उनके विपक्ष में है उनको हटा दिया जाए। यानी कि जैसे अगर वो मान लीजिए कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनको सेवा से तुरंत निलंबित कर दें, यह भी नहीं होता है। जैसे कि अभी 1.5-2 साल पहले एक नियम आया था डॉक्टरों के लिए, प्राइवेट क्लिनिक के लिए, कि यदि कोई भी घायल मरीज पहुंचता है तो प्राइवेट क्लिनिक वाला ये नहीं कह सकता कि हम नहीं करेंगे, आप आगे बड़े अस्पताल में जाओ, सरकारी अस्पताल में जाओ। आपको एम्बुलेंस की या किसी और तरीके से आपको प्राथमिक उपचार करते हुए आपको उसकी व्यवस्था करनी होगी। इसका महीने भर विरोध चला था प्राइवेट क्लिनिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, बहुत बड़ी संख्या में। क्या कानून इतना खराब था? नहीं। बहुत से लोग होंगे कि हाँ भाई सही बात है ये कि प्राथमिक उपचार होना चाहिए, आगे भेजा जाना चाहिए। एम्बुलेंस प्राइवेट क्लिनिकों में अधिकतर में होती है, वो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर उसका भी विरोध था। और भी ऐसे बहुत से कानून होंगे जिनके बारे में आपने देखा होगा कि कानून बना है तो उसके पक्ष में भी होंगे, विपक्ष में भी होंगे। तो केवल उसमें विपक्ष देखते हुए उसको वापस ही ले लिया जाए तो फिर कोई नया कानून नहीं बन सकता फिर। तो यहां पर भी इसी तरीके से एक कंपनी के द्वारा कोई नीति बदली गई, भर्ती नीति, समय समय पर चेंजेस हम देखते ही हैं चीजों में। तो केवल जो चेंजेस है उसमें यदि किन्हीं चीजों से हम सहमत नहीं है तो उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। उनके लिए टीम गठित होती है और जो विपक्ष लोग हैं उनको बुला करके उसमें जो भी कोई कमियां हैं जिस पर विरोध है उन पर मिल बैठ करके और उसमें कोई रास्ते निकलते हैं। ये होती है जनरल प्रक्रिया। मगर ये दोनों के दोनों कार्रवाई उचित नहीं है यहां पर। तो यहां पर आंसर जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, और शायद एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता और है इसमें। ये वाला एसएससी सीजीएल मेंस वाले पेपर में था। कोई कंपनी है जिसके तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। कई बार हम देखते हैं ऐसे न्यूज के अंदर आता है कि भाई इसके अंदर घोटाला पाया गया, इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा पाया गया। जब ऐसा पाया जाता है तो न्यूज में आप ये भी पढ़ते होंगे कि उसके खिलाफ फिर क्या किया गया, कार्रवाई क्या हुई, ये भी आपको पता होगा। और जो वहां कार्रवाई की जाती है वो यहां करनी है। जब किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में गंभीर त्रुटियां पाई गई है तो अब कार्रवाई ये बनती है, और वो कार्रवाई क्या ये सही है कि नहीं है, तो तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। कैसा होता है, क्या ये सही है कि नहीं है? ये सही है कि जो भी तकनीकी त्रुटियां यहां पर पाई गई उनकी जांच के लिए फिर एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त होनी चाहिए उसकी जांच करने के लिए, और यही होता है। सेकंड, अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को, कि जो अनियमितता में शामिल थे उस विभाग के जहां पे कमी पाई गई, इन अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी करना चाहिए। भाई एक तो होता है कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी करना चाहिए, और एक उनको सेवा से निलंबित करना चाहिए, जो एक अपने पहले भी देखा था हमने। तो सेवा से निलंबित करना चाहिए वो तो गलत है, क्योंकि कमियां पाई गई। तो कमियां किस वजह से थी उसके लिए तो जो व्यक्ति उस विभाग में है वही पूछने पे बता सकते हैं कि भाई किस वजह से ऐसा हुआ। तो यहां कार्रवाई उचित तो यही बैठती है कि उन सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाए कि आप यहां पे कारण बताएं कि किस वजह से विभाग के अंदर ये कमियां पाई गई हैं। तो यहां पर दोनों की दोनों जो कार्रवाई है वो सही है। तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ये इसका आंसर जाएगा।
कथन कार्रवाई में एक क्वेश्चन यहां पर ये वाला ले लेते हैं जो रेलवे के अभी एलपी वाले पेपर में आया था। प्रत्येक महीने की जो 14 और 15 तारीख होती है, इसको बिजली बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी जाती है। 14 और 15 तारीख जो है, इसमें बिजली बिल भुगतान के जो काउंटर हैं इन पर लंबी कतारें देखी जाती है, क्योंकि जो महीने की ये 15 तारीख है, ये बिजली बिल भुगतान की आखिरी तारीख होती है। तो आखिरी तारीख होती है तो जो बिजली बिल जमा करने वाले काउंटर हैं वहां पे भीड़ काफी ज्यादा देखी जाती है। भुगतान में आ रही इस परेशानी को लेकर नागरिकों ने बिजली विभाग में कई बार शिकायत दर्ज कराई है कि हम किसी विभाग में जा रहे हैं, अंतिम तारीख पर जब जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है। और जब हम किसी विभाग में जाकर के ये देखते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट या हमें जमा कराना है बिल वगैरह, और वहां पे जाकर के जब लंबी कतारें देखते हैं तो हमारे मन से भी सुझाव निकलते होंगे कि यार ऐसा ही कर लेना चाहिए था इनको। तो ये जो कार्रवाई है, अब यहां कार्रवाई क्या होनी चाहिए जब हम ये देख रहे हैं कि महीने की अंतिम तारीखों पे जाकर के और भीड़ बहुत अधिक होती है काउंटरों पर। कार्रवाई, बिजली विभाग को नागरिकों के लिए इसे आसान बनाने के लिए प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को भुगतान संग्रह के लिए अतिरिक्त काउंटर लगा देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अतिरिक्त काउंटर लगाएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, काम जल्दी होगा। तो बिल्कुल सही कार्रवाई है, ऐसा होगा तो यह समस्या हल होगी। दूसरी बात, बिजली विभाग को निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भुगतान की जाने वाली पेनल्टी को बढ़ा देना चाहिए। कि पेनल्टी तो अभी भी है, वो कह रहे हैं पेनल्टी को और बढ़ा दो, तो ये गलत होगा। ये समस्या इससे हल हो जाएगी क्योंकि पेनल्टी तो पहले से ही है। तो केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ये आंसर इसके अंदर देंगे हम। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद भी 1 दर्जन नियमित कार्यक्रम संचालित करने में विफल रहे हैं। कि बहुत कर्मचारियों की नियुक्ति की गई जिससे कि कार्यक्रम का जो संचालन है वो सही तरीके से हो, मगर ये कह रहे हैं कि जब कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि भी कर दी, उसके बावजूद भी 1 दर्जन नियमित जो कार्यक्रम है वो संचालित करने में विफल रहे हैं। कार्यक्रम सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं कि भाई इस तरीके से चलनी चाहिए, कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो गई, फिर भी कार्यक्रमों का सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है। विफल रहने और अध्ययन और अनुसंधान के लिए ठोस कार्य योजना बनाने में विफल रहने के कारण संस्थान समिति की जांच को दायरे में आ गई है। कि जो संस्थान है वो जांच के दायरे में आ गई है कि भाई कर्मचारी की नियुक्ति भी कर दी गई और उसके बावजूद भी जो कार्यक्रम संस्थान चला रही है, चाहे कोई गवर्नमेंट चला रही है, चाहे कोई और संस्थानें चला रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो चला रही है, वो प्रॉपर वे में कार्यक्रम संचालित नहीं हो पा रहे हैं, उनमें विफल रहे हैं ये लोग। अगर विफल रहे हैं तो यहां पर अब क्या कार्रवाई बनती है? विफल रहे हैं तो फिर यह करो कि एक व्यवहारिक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। कि अगर विफलता रही है कार्यक्रम को संचालन करने में, तो हो सकता है उनकी योजनाएं व्यवहारिक ना हो, कागजी जो है व्यवस्थाएं उन कागजी तरीके से उन्होंने बनाई है, और जब ग्राउंड स्तर पे उसको वो अमल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रॉपर योजनाएं काम नहीं कर रही हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से ठीक है कि एक व्यवहारिक कार्य योजना अगर हो तो उसको कार्यान्वित करने के लिए संस्थान व्यापक उद्देश्य को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी चीज में अगर विफलता लगी है तो वहां सोच विचार की जरूरत होती है कि जैसे पहले की योजना थी उसकी जगह कोई व्यवहारिक कार्य योजना हो और इसको आगे कैसे बढ़ाएं इसके लिए उसे पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल सही है। यही होता है, अगर किसी चीज में हम बार बार विफल हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी रणनीति को चेंज करते हैं। चाहे हम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो वहां पर हम कमी को तो देखेंगे हम
कि क्या कमी रही, अब इसमें क्या चेंजेस किया जाए। संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियोजित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है। यह भी सही है। संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियमित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है, कि ऐसे कारणों का पता लगाओ जिन कारणों की वजह से ये कार्यक्रम सही तरीके से संचालित नहीं हो पाए, क्योंकि उनको जब हम बिंदुओं पर ध्यान देंगे, उन कारणों पर ध्यान देंगे, तभी तो आगे हम सफल हो पाएंगे हम। तो यहां पर दोनों जो कार्रवाई है वो उपयुक्त समस्या के लिए सही है। तो यहां पर उत्तर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ये वाला आंसर देंगे इसके अंदर अपन। इसमें जो है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन जो है आप ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है कथन पढ़ करके, कि कथन में कहा गया शिक्षक की अनेकों चेतावनियों के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया है। कि एग्जाम में हमने देखा कि कोई विद्यार्थी था, उसको बार बार चेतावनियां दी जा रही है नकल ना करने के लिए। तो फिर यदि शिक्षक की अनेकों चेतावनियों के बावजूद भी एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया अगर, तो अब क्या करें उस विद्यार्थी का, फिर बताओ। पहली कार्रवाई, विद्यार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसका पेपर रद्द कर देना चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं हो रही ना करने की वजह से। जैसे अपन विद्यार्थी वर्ग हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि नहीं इतना कड़क ना हुआ जाए, ऐसा नहीं हुआ जाए, मगर यहां कार्रवाई यही उचित है इसके अंदर। और ये ऐसा कब नहीं करते, अगर यहां पर ये नहीं लिखा होता, अगर अनेक की जगह केवल वो पहली बार पकड़ा जाता तो चेतावनी देना ठीक था, इतनी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। मगर अनेकों जो चेतावनी है वो फेल हो गई, उसको कॉन्फिडेंस खुद पर पूरा था कि अगर ये नहीं किया तो वैसे ही फेल है, और ऐसे तो चलो एक बार रिस्क लेकर के देख लेते हैं। तो यहां पर क्योंकि लिखा हुआ था अनेकों चेतावनियों के बावजूद भी एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, तो फिर कार्रवाई ये सही है कि विद्यार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसका पेपर रद्द कर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी देकर छोड़ना चाहिए, कि अनेक को तो चेतावनी दे ही दी, एक और चेतावनी देते हुए और उसको छोड़ दो आगे इसको। तो ये इसके अंदर गलत है। इसके अंदर फिर तो जो बाकी लोग हो गए जो ईमानदारी से पेपर कर रहे हैं उनका मन नहीं लगेगा पेपर में। सेकंड वाला इसके अंदर गलत है, आंसर सही होगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है ये वाला। तो कथन में आज अपन ने पूर्वानुमान पूर्वधारणा वाले और कथन में कार्रवाई वाले जो प्रश्न थे उनके बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब भी कथन के और भी कई तरह के प्रश्न बाकी हैं जो अपन करेंगे सोमवार की क्लास में।